बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 201 का करते हैं लेसन नंबर 28। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या होती हैं, कितनी उसकी टाइप्स होती हैं, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग उसका सुपर स्ट्रक्चर देखेंगे कि इसमें किन बातों का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, हम लोग आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरह। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होती है? प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप लोगों ने प्रोग्रेस बतानी होती है। ठीक है, कोई भी जब प्रोजेक्ट हो रहा होता है या फॉर एग्जांपल कोई भी काम हो रहा होता है ना, तो उस काम में जो है ना वो टाइम पीरियड्स होते हैं कि इतनी पीरियड के बाद हमें रिपोर्ट चाहिए कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई या कितना काम हो चुका है, कितना रह गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों का जैसे एक सेमेस्टर होता है ना, तो सेमेस्टर में क्या होता है कि मिड टर्म्स होते हैं। देखना चाह रहे होते हैं कि अब तक बच्चों ने कितनी स्टडी करी है, तो जो आप लोगों की मिड टर्म का फॉर एग्जांपल जो रिजल्ट है वो आप लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। ठीक है, मजीद क्या करना है, कितने आगे जो है वो लेक्चर्स होंगे जो आप लोगों को बता दिए जाते हैं, आगे कितना काम रह गया ये आप लोगों को पता चल जाता है ना। तो सो मिड टर्म का रिजल्ट आप लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट है, फाइनल टर्म का रिजल्ट आप लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट है। उसमें आप लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों ने क्या कुछ किया है। ठीक है, लेकिन जो अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करें तो उसमें जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाई जाती है ना, वो ये होता है कि प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था उस पर कितना काम हो चुका है, कितना रहता है, जो अब तक काम हुआ उसमें कौन कौन से इश्यूज थे। ठीक है, कितनी कॉस्ट लग चुकी है, फ्यूचर में किस तरह से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स रह गए हैं कि इनको पूरा करना है, कहाँ पे इश्यूज को सॉल्व करने की जरूरत है आगे प्रोजेक्ट में, और कौन से ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करना है और कब तक वो अचीव होंगे। ये सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। प्रोजेक्ट को मॉनिटर करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं। अब प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है ना, वो दो तरह की सिचुएशंस में प्रिपेयर की जाती हैं। एक तो ये होता है कि आप रीडर्स को, अपने पढ़ने वालों को जिसके लिए आप लोग रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, उन लोगों को पता चल जाता है कि आपकी क्या प्रोग्रेस है किसी भी एक मखसूस प्रोजेक्ट के ऊपर। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आप लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं। दूसरी सिचुएशन ये होती है कि आप लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं कि जितने भी आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं उनके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में काम कितना हो चुका या उसके मुतालिक जो आप लोगों ने अपडेट्स देनी थी उसके लिए भी आप लोग प्रोग्रेस रिपोर्ट्स लिखते हैं। ठीक है, यानी कि एक प्रोजेक्ट है या एक से ज्यादा हो तो दोनों ही सिचुएशंस में प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती हैं। बहुत सारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, उनको चाहिए होता है कि जो वर्कर्स हैं उन्होंने कितना काम कर लिया, उनको उनकी वर्कर्स की एक्टिविटीज से रिलेटेड रिपोर्ट उनको चाहिए होती है रेगुलर इंटरवल्स पे। तो दैट इज आल्सो अ प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब ये जो रिपोर्ट्स होती हैं इनके मुख्तलिफ किस्म के लीडर्स होते हैं। कोई एक बंदा भी हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, एडवर्टीजमेंट एजेंसी हो सकती है जिन्होंने एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आगे जो है करनी होती है, मुख्तलिफ किस्म के लोग इसके हो सकते हैं। अच्छा, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स में क्या होता है कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को जो पढ़ने वाला बंदा होता है ना, उसका मेन कंसर्न होता है फ्यूचर के साथ। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट को इसीलिए पढ़ रहा होता है कि माजी में क्या हुआ और आगे फ्यूचर में क्या करना है। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करने के लिए, फ्यूचर में कहाँ पे कौन सी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, इसी चीज़ के लिए वो प्रोग्रेस रिपोर्ट को पढ़ रहा होता है। ठीक है, या प्रोजेक्ट अगर चल रहा है तो उसको स्मूथली आगे चलाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, ये इस बात का भी पता चल सकता है प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ने से। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो रीडर्स होते हैं उनको ये इंटरेस्ट हो सकता है कि अब तक जो काम हो चुका है उसके क्या नताइज हैं, कहाँ तक काम पहुंचा। जस्ट इस चीज को देखने के लिए भी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है, इसमें जो पढ़ने वाले जो लोग होते हैं उन्होंने ये देखना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, कौन सा प्रोजेक्ट था। इस ये वाली जो सारी चीजें होती है ना, ये उन्होंने देखनी होती हैं। अब हम लोग बात करेंगे सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। इसके जो सुपर स्ट्रक्चर होता है इसमें बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद फैक्ट्स, उसके बाद डिस्कशन आ जाती है, उसके बाद कंक्लूजन और उसके बाद आ जाती है आप लोगों की रिकमेंडेशंस। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इसके जो एलिमेंट्स हैं ये 5 होते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात आप लोगों ने ये बतानी होती है कि कौन सा काम है जो जिस काम को आपकी रिपोर्ट कवर कर रही है। ठीक है, और दूसरी बात आप लोगों ने ये बतानी होती है कि आपके काम का मकसद क्या था। आप लोगों ने एक ओपनिंग सेंटेंस लिखना होता है
जिसमें आप लोगों ने बताना होता है कि आपकी रिपोर्ट का ताल्लुक किस प्रोजेक्ट के साथ है और किस टाइम पीरियड के साथ है। ठीक है, यानी कि कितने टाइम पीरियड पे जो है ना वो प्रोजेक्ट अब तक चल चुका है। कभी कभार दूसरा जो होता है ना सवाल, यानी कि आपने जो इंट्रोडक्शन में बताना होता है वो होता है कि आपके काम का पर्पस क्या है। पर्पस जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा बताना पड़े, कभी कभार तो ऐसा होता है पढ़ने वाले बंदे को खुद ही पता होता है कि बताने का मकसद क्या है। लेकिन कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी और दूसरे बंदे को आप लोग लिख रहे हैं जिसको नहीं पता आपके काम के बारे में, वहां पे आप लोग काम का पर्पस बता देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि पढ़ने वाला भूल चुका होता है काम का पर्पस, तो वहां पे आप लोग जो है ना वो पर्पस बता देते हैं। उसके बाद आप लोग प्रॉब्लम इसमें थोड़ी सी डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आपका प्रोजेक्ट जो है वो सॉल्व आउट करेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के बाद आ जाना होता है फैक्ट्स और डिस्कशन के ऊपर। फैक्ट्स और डिस्कशन में क्या होता है कि आप लोगों ने फैक्ट्स बताने होते हैं। सबसे पहले तो कि आपका जो काम है जैसे प्लान किया गया था, ये जैसे तवक्का थी कि इस तरह से काम होगा, वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा, कौन कौन से रिजल्ट्स अब तक प्रोड्यूस हो चुके हैं, कितना कौन कौन सा काम अब तक हो चुका है, और अगला जो नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड है, फॉर एग्जांपल अगली रिपोर्ट अगर 3 माह के बाद बतानी है तो वहां तब तक कितना काम होने की उम्मीद है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड तक कितना काम हो जाएगा, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी होगी। तो ये 3 चीजें आप लोगों ने फैक्ट्स और डिस्कशन के पोर्शन में बता देनी होती हैं। इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, जो पहले प्लानिंग की गई होती है ना उसको आप लोग हुए हुए काम के साथ कंपेयर करें। अगर तो आप जो काम हो चुका है उसमें और प्लानिंग में डिफरेंस है तो जाहिर है कि अब अगले बंदे को जरूरत है ये जानने की कि ये डिफरेंस क्यों आया, उनको रीजन की जरूरत है। तो आप लोग उनको रीजन बताएं कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स अगर कोई क्रिएट हो रही है तो उनकी क्या क्या वजूहात हैं, उसके मुताबिक ही जो पढ़ने वाला है कोई ना कोई रेमेडीज वगैरह वो बना सकेगा। अब कितनी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने बतानी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो आप लोगों ने ब्रीफ रखनी होती है। ठीक है, क्योंकि जो रीडर्स होते हैं वो चाहते हैं कि प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें बिल्कुल ब्रीफ से मिले, इसमें आप लोगों ने कोई इधर उधर की एक्सप्लेनेशंस वगैरह आप लोगों ने नहीं डालनी होती। सिर्फ वही बात वही इंफॉर्मेशन आप लोगों ने बतानी होती है जो अगला बंदा जिसको यूज करके कोई ना कोई डिसीजन वगैरह ले सके और इम्प्रूवमेंट्स वगैरह कर सके। उसके बाद आप लोगों ने डिस्कशन को कैसे ऑर्गेनाइज करना होता है। आप लोग अपनी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप लोग अपनी डिस्कशन सेक्शन को आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप लोग टाइम पीरियड के मुताबिक भी मटेरियल्स को अरेंज कर सकते हैं, यानी कि पहले जो चीज़ हुई आप लोग उसके बारे में बताएं, यानी कि अब तक जितना काम हो चुका उसको आप लोग डिस्कस करें, और उसके बाद नेक्स्ट जो टाइम पीरियड आ रहा है आगे फ्यूचर में उसमें कितना काम या क्या क्या एक्सपेक्टेड है वो आप लोग इसमें बता सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग डिस्कशन सेक्शन को कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, जो भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आप लोग बताएं। ठीक है, और चाहे आप लोगों को वो किसी दूसरे ने वो इन्फॉर्मेशन बताई कि ये वाले प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोगों ने आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई की, जो कुछ भी है वो आप लोग अपने रीडर्स को बताएं। और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स जो भी हैं जो इम्पोर्टेंट है बतानी, वो आप लोगों को बतानी चाहिए ताकि जो रीडर्स हैं वो अपने प्लान्स वगैरह को चेंज कर सकें। उसके बाद आ जाती है हमारे पास कंक्लूजन्स में क्या होता है कि आपकी काम के जो भी प्रोग्रेस होती है उसका सारे का सारा एक ओवरऑल व्यू जो होता है ना वो आप लोग कंक्लूजन्स के अंदर देते हैं। जो छोटी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं वहाँ उसमें तो आप लोगों को कंक्लूजन्स इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप लोगों की रिपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं तो वहाँ पे कंक्लूजन सेक्शन ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है रीडर्स के लिए अंडरस्टैंड करना। उसके बाद आ जाती हैं रिकमेंडेशंस में आप लोगों ने क्या करना होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व, अगर आप लोगों के माइंड में अगर कोई प्लान है ना कि ये वाला इशू है तो ये वाला इसका हल होना चाहिए, जो भी आप लोगों के माइंड है कोई आप लोग रिकमेंड करना चाहते हैं तो वो आप लोग इस सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि जब भी रीडर्स पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि उनको जाहिर सी बात उनको चाहिए होता है ना, कोई ना कोई सोल्यूशन भी उनको चाहिए होता है, कोई ना कोई हेल्पर चाहिए होता है, तो उनको उधर ही उनको थोड़ी सी रिकमेंडेशन वगैरह मिल जाएंगी कि कैसे प्रोजेक्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे रिजल्ट्स की वैल्यू को मजीद बढ़ाया जा सकता है। तो ये आप लोग रिकमेंडेशंस में बता सकते हैं। अगला जो हमारा लेक्चर
लेक्चर नंबर 29, उसमें हम लोग प्रोपोजल्स के हवाले से स्टडी करेंगे। प्रोपोजल्स क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, ये हम लोग स्टडी करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये हो चुका है कंप्लीट। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और चैनल को आगे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।